तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, हमारे पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है। ये जो वृत्त की जीवा है ना ए बी, ये वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है। जैसे ये जो जीवा है, तो यहाँ पर इसके द्वारा 120 डिग्री कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। हमको क्या करना है, ये जो आप यहाँ पर ऐसे कलर कर मैंने जो किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलर किया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। और यहाँ पर संगत बोला हुआ है। संगत मतलब क्या, यानी कि ये वाला जो अगर 120 डिग्री है तो इधर ही क्या बन रहा है, यानी कि हमारा वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे संगत वृत्तखंड। जबकि पाई का मान है 3.14 और जो √3 का मान है 1.73 है। तो मैंने फिगर को अच्छा समझा दिया, क्वेश्चन भी आपको अच्छा समझा दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे हो पाएगा। मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया हुआ है त्रिकोणमिति जो है ना, हालांकि त्रिकोणमिति फॉर्मूले में शामिल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा देखेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर जो मैंने पढ़ा चुका हुआ उसको आप नहीं पढ़े होंगे तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने दिखाया ये वाला, ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या क्या होता है, वृत्त में बराबर होता है। सही बात है, त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी की बात करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी की बात करेंगे। हमारे पास दोनों का त्रिज्या बराबर है, यानी कि दोनों का भुजा बराबर है। त्रिभुज की अगर देखें तो हम लोग दोनों भुजा बराबर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो भुजा बराबर होता है किसी त्रिभुज का, तो दो कोण भी बराबर होता है। लेकिन दो कोण कौन कौन सा बराबर होगा, तो इसके ठीक सामने, इस भुजा के ठीक सामने कौन सा कोण है, तो ये वाला कोण है। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो ये वाला कोण है। अब देखिए ये त्रिभुज में बोला कि ये कोण 120 डिग्री है और ये दोनों बोला कि ये दोनों बराबर है। अब सुनिए बात को, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। एक कोण हमारे पास आ गया 120 डिग्री, यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, यानी कि 120 में हम लोग 60 जोड़ेंगे, यानी कि 180 आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री होगा ये दोनों कोण मिला करके। हम लोग जब बंटवारा करेंगे आधा आधा तो क्या मिलेगा, यानी कि 30-30 हो जाएगा। तो मैंने समझा दिया इसको ऐसे करके, लेकिन मैंने लिखा कैसे है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, ए ओ बी हमारे पास है, तो ए ओ बराबर क्या हो गया, बी ओ। ए ओ बराबर क्या हो गया, बी ओ हो गया। त्रिभुज की त्रिज्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोण ए बी ओ, ये जो ए बी ओ है यहाँ पर, और बी ए ओ है बी बी ए ओ, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 दे दिया गया नाम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों कोणों को हम लोग माप कर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक हो गया ए ओ बी, ये वाला जो है ए ओ बी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बी ए ओ, तो बी ए ओ यानी कि ये वाला कोण। यहाँ पर हो गया ए बी ओ, ए बी ओ, तीनों को मैंने दिखा दिया कितना होगा, तीनों मिलाकर के 180 हो जाएगा। ए ओ बी का जो मान है हमारे पास 120 दिया हुआ, मैं रख दिया यहाँ पर, पुट कर दिया। बी ए ओ को रख दिया यहाँ पर, और ए बी ओ को मैं रखता हूँ बी ए ओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी ओ का जो मान है ना, ये बी ए ओ के बराबर है। तो ए बी ओ का जो मान है मैंने इसको चेंज कर लिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, तो बी ए ओ हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 120 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 180 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, ये बी ए ओ और बी ए ओ क्या होगा, कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ क्या होगा, 2 कोण बी ए ओ हो जाएगा। तो दोनों घटा लेंगे, 60 हमारे पास आ जाएगा। 2 से घटाएंगे 60 को 30 बार में कट जाएगा, और कोण बी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर इतना, इसका मान जो है हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो बी ए ओ आ गया मान हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। तो ए बी ओ भी क्या होगा, 30 ही होगा। हालांकि ए बी ओ को मैंने नहीं दिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो मैंने दिखा भी दिया, यहाँ पर दोनों मिलाकर कितना हो गया, 30 आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज में हम लोग आ जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया हो ना
कि ओ से OC AB पर लंब लिया हुआ है, ठीक है, लंब लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ भी दिखा दी, यहाँ भी 90 डिग्री दिखा दी, ठीक है, क्योंकि लंब जब होता है तो वहाँ पर दोनों तरफ 90 डिग्री होता है। तो फिर त्रिभुज AOC में हम लोग आ जाएंगे। देखिए साइन 30 का जो मान आएगा, साइन 30 का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर क्या होगा, यानी कि लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा CO और कर्ण क्या हो जाएगा AO, तो CO बटे में AO हो जाएगा। साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। CO का हमारे पास मान नहीं दिया हुआ, निकालना है, CO को छोड़ दिए, CO AO का जो मान हमारे पास 12 है, 12 रख दिया, ठीक है, 2 से घटाएंगे, 2 छक्का 12, यानी कि CO का जो मान आएगा वो 6 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर हम लोग क्या निकालेंगे, cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AO हो जाएगा, तो AC बटे में AO हो गया। cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटे में 2 होता है। AC को ऐसे छोड़ देंगे, AO का मान हमारे पास है कितना, 12 रख लेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और AC का जो मान आएगा वो 6√3 आ जाएगा। 6 गुणे √3 का मान जो हमारे पास है यहाँ पर दिया हुआ है 1.73 मैंने रख लिया, दोनों को गुणा कर लेंगे, हमारे पास AC का मान आ जाएगा 10.38। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AB को निकालेंगे। यहाँ पर AB का मान जो आएगा वो किसके किसके जोड़ने पर आएगा, तो AC को जोड़ेंगे BC के साथ, तो हमारा AB का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AB इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर AC प्लस AC, ठीक है। देखिए AC प्लस AC हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर AC प्लस AC क्या होगा, 2AC हो गया, यानी कि AB इक्वल टू 2AC हो गया, ठीक है। अब देखिए लेकिन AC और AC BC की जगह पर AC क्यों रखा गया, देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो ये दोनों बराबर भागों में बांट देता है इसको, ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर, चूंकि OC जो लंब है ना वो AB पर है, इसी चलते AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू BC हो गया। तो BC की जगह हम लोग AC बोल सकते हैं, तो AC क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, AB इक्वल टू 2AC। AB का जो मान आएगा वो 2 गुणे AC का मान कितना हमारे पास है, देखिए AC का मान हमारे पास है 10.38, दोनों यहाँ पर रख देंगे, इस दोनों गुणा कर लेंगे, हमारे पास 20.76 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में अगर देखेंगे आप तो ये AB का मान आ चुका और CO का मान आ चुका। AB का मान हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है और CO का जो मान हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज खंड में से, ठीक है, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, θ/360 और πr² होता है, ठीक है। और माइनस कर लेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास आ चुका है आधार भी और ऊंचाई भी आ चुका है। तो हम लोग इसके फॉर्मूले यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, आप सब कुछ जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 120/360, और जो पाई का मान है हमारे पास, तो जो हमारे पास यहाँ पर पाई का मान है 3.14 रखना है, 3.14 रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का मान हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 गुणे 12 कर लेंगे, ठीक है, माइनस 1/2 हो जाएगा। AB का मान हमारे पास कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 20.76 है, तो इसको हम लोग रख देंगे। CO का जो हमारे पास जो मान है वो 6 है, 6 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 6 मैंने रख दिया। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करा देंगे, जैसे 12×3 36, यानी 3 बार में, 3 चौका 12, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। आपको अच्छा थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपको समझ में अच्छा से आएगा। अब चाहे तो आप खुद से भी कटा भी सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास बचा हुआ है 3.14 गुणे 12 और यहाँ पर 4 बचा हुआ है, ठीक है, तीनों गुणा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150.72। माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हम लोग इसको गुणा कर देंगे 20.76 को 3 में, तो यहाँ पर 62.28 आ जाएगा। इस दोनों घटा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना, यानी कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पहला। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास एक वलय है, इसकी जो बाहरी त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है और जो आंतरिक त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने त्रिज्या के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, ये 15 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, तो जो बाहरी त्रिज्या है उसको R1 मैंने बोल दिया और जो भीतरी त्रिज्या है उसको R2 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वलय का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ये जो हमारे पास वलय है ना पूरा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 21 का पहला और दूसरा बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है। तो आप इसको समझ जाते हैं तो उसको भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे वृत्त
का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, और जो अंदर वृत्त का है ना, अंदर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम लोग घटा लेंगे। तो मैंने क्या बोला कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल है ना उसको हम लोग घटा लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले लिख देंगे जो कुछ भी हमारे पास है। जैसे वलय की बाहरी त्रिज्या जो है इसको मैंने R1 बोल दिया, ये 20 सेंटीमीटर है। जो भीतरी त्रिज्या है R2 है, इसको 15 सेंटीमीटर बोल दिया। यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे करके फिगर बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिएगा तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, R1 है हमारे पास जो बाहरी त्रिज्या है ना, तो R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आंतरिक जो हमारे पास त्रिज्या है वो R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई पाई कॉमन कर लेंगे, R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई को पाई छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि आंसर जो है ना वो पाई के रूप में आ रहा। यहाँ पर R1 जो हमारे पास है 20 है, 20 रख लेंगे। यहाँ पर R2 जो हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पाई का पाई छोड़ देंगे, 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, दोनों घटा लेंगे 175, और यहाँ पर पाई बचा हुआ तो पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वाले का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं हम लोग, क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं किसी चीज का, तो आंसर जो आता है वो सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर सब कुछ दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए हमारे पास एक वलय है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिगर हमारा, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कौन सी त्रिज्या है, तो भीतरी त्रिज्या है। तो मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो ये हमारा यहाँ से ये पूरा जो हो जाएगा ये भीतरी त्रिज्या होगा, ये वलय का है। ठीक है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया कि ये 5 सेंटीमीटर का आपका है। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने जो कलर किया वो ऐसे करके ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालिएगा, देखिए वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि पूरा सर्कल जो है, यानी कि वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल निकाल करके अंदर वाला जो क्षेत्रफल है ना वृत्त का, उसको हम लोग घटा लेते हैं, हमारा आ जाता है वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारा भीतरी त्रिज्या क्या है और जो बाहरी त्रिज्या है वो क्या है। तो जो हमारी भीतरी त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर की है, तो मैंने यहाँ पर R1 कर लिया, तो ये 10 लिख दिया सेंटीमीटर। ठीक है, जो बाहरी त्रिज्या कैसे होगी, देखिए यहाँ से लेकर के पूरा नीचे बाहर तक हम लोग लेंगे ऐसे करके, तो हमारी जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, और जो मोटाई हमारा कितना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह 5 ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 10 और 5 कितना हुआ, 15। ठीक है, तो R2 मैंने यहाँ पर दिखा दिया, यानी कि बाहरी जो त्रिज्या हमारे पास R2 है, यानी कि 10 + 5 = 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बोला था कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना वो घटा लीजिए, तो बाहरी तक का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर R2 है तो मैं यहाँ पर रख लूंगा R2 का स्क्वायर, माइनस आंतरिक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कॉमन हम लोग कर लेंगे और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई को हम लोग पाई रखेंगे। ठीक है, अब देखिए पाई को पाई आगे क्यों रखेंगे। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू को आप रख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने अभी आंसर देखा वो पाई के रूप में आ रहा था, इसी चलते मैंने पाई को पाई छोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं रख देता ना, अगर आपका आंसर आप आंसर जाकर चेक करते हैं बुक में, तो आप बोलते हैं कि पाई का तो पाई रखा होगा, इसी के चलते मैं पहले आंसर देकर आता हूँ और फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जैसे होता है उसके अनुसार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो पाई के रूप में दिया हुआ, इसी चलते मैं पाई को पाई ही छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए R2 का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर, और R1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर R2 जो हमारे पास 15 है, यहाँ पर R1 जो है हमारे पास 10 है। 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 225 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। दोनों घटा लेंगे हमारे पास 125 आ जाएगा, यहाँ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जब में निकालते हैं तो वो किस में आता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ कि एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। हमारे पास एक गोल छल्ला है, तो इसकी जो बाहरी गोलाई है ना, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये बाहरी गोलाई है हमारा,
तो इसकी जो त्रिज्या है ये 8 मीटर की है, मैंने दिखा दिया यहाँ पर 8 मीटर का, ठीक है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो, इस छल्ले का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो 88 वर्ग मीटर है, तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। हमको क्या करना है, भीतरी त्रिज्या फाइंड करना है। हमने यहाँ मान लिया कि माना कि गोल छल्ले की भीतरी त्रिज्या r1 है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर r1 जो हमारे पास है ये भीतरी त्रिज्या मैंने मान लिया। बाहरी त्रिज्या को मैंने r2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। बाहरी ये तो त्रिज्या हमारे पास है ये 8 मीटर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोला हुआ है कि जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी गोलाई की त्रिज्या जो है ना वो 8 मीटर का है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके ले लिया। और देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ना ये 88 वर्ग मीटर है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है पूरा ये कितना है, 88 वर्ग मीटर है। तो भीतरी त्रिज्या निकालना हमको, ठीक है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, छल्ला का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा। पूरा क्षेत्रफल यानी कि पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और आंतरिक जो क्षेत्रफल है ना उसको घटा लेंगे, तो हमारा जो छल्ला का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि छल्ले का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, छल्ले का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए। तो पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r2 है यहाँ पर, r2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। पाई पाई कॉमन कर लेंगे, r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई अगर कॉमन कर लिया हम तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया सामने, ठीक है। पाई को पाई लिख दिया, r2 को r2 लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया, r1 का स्क्वायर को r1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। क्षेत्रफल हमारा जो छल्ला का है वो दिया हुआ है यहाँ पर 88 वर्ग मीटर, ठीक है। r2 का वैल्यू कितना है, r2 का वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस की जगह माइनस छोड़ देंगे, r1 का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि r1 का वैल्यू हमारे पास फाइंड करना है। 22 चौका 88 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, r1 का स्क्वायर जो है ना ये राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लोग मूव करा देंगे, तो यहाँ पर r1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 64 हो जाएगा और ये पॉजिटिव है 28, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दोनों घटा लेंगे, हमारे पास 36 आ जाएगा। r1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। तो r1 अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाता है इधर जाकर के, तो r1 का जो वैल्यू है वो अंडर रूट में 36 आ गया। r1 का जो मान आएगा अंडर रूट 36 का जो मान आता है वो 6 आता है, तो हम लोग 6 लिख देंगे यहाँ पर। तो बस हमारा ये क्वेश्चन आपने देख लिया और उम्मीद मैं करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है, तो हमने एक वृत्त बना लिया, इसका जो त्रिज्या है 3.6 सेंटीमीटर दिखा दिया। उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। हमारे पास एक केंद्रीय कोण है जो कि 36 डिग्री का है, हमको निकालना है त्रिज्यखंड की परिमिति। त्रिज्यखंड की परिमिति मतलब क्या, आपको तो पता होना चाहिए त्रिज्यखंड किसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो इसका जो परिमिति होगा यानी कि परिमाप मतलब क्या, यानी घेर, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लंबाई को निकालना पड़ेगा। हमारे पास ये लंबाई तो पहले से दिया हुआ 3.6, ये भी एक त्रिज्या ही है, तो ये भी हमारे पास 3.6 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा पहले, ए बी जो हमारे पास लघु चाप है इसका लंबाई निकालना पड़ेगा। और हमारा अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं ना, तीनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमिति निकल कर आ जाता है, यानी कि ये त्रिज्यखंड का परिमिति हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल भी फाइंड करना है इस त्रिज्यखंड का ही, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा लघु चाप ए बी की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। ये मैंने आपको बताया था पहले से। थीटा का मान कितना है, 36 है, 36 लिख देंगे, बटे में 360 हो जाएगा, 2 को 2 रख लेंगे, पाई को रख लेंगे हम लोग 22 बटे में 7 यहाँ पर, और गुणे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि आर का जो मान हमारे पास यहाँ पर आर का जो मान है हमारे पास 3.6 है ना। तो अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाता है, कटाएंगे यहाँ पर 36 दहिया 360 होता है, ठीक है। अब 2 से कटाएंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। आपको तो कटाने आता होगा, कटा भी लीजिएगा आप खुद से भी।
11 दूनी का 22 हो गया, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या क्या बचा, 11 बचा और 36 बचा। नीचे क्या है, 5 है, 7 है, 5 है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया। दोनों गुणा करेंगे 396 आ जाएगा, नीचे तीनों गुणा करेंगे यहाँ पर 175 आ जाएगा। तो ये हमारा चाप का पूरा लंबाई आ गया। हम लोग इसको चाहें तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में हमारा आ गया ये चाप की लंबाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्यखंड की पूरा परिमिति निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड की परिमिति कैसे निकल कर आएगा, जो त्रिज्यखंड की परिमिति है वो कैसे निकल कर आएगा, तो लघु चाप की लंबाई, यहाँ पर लघु चाप की लंबाई हो जाएगा और गुणे 2r, यानी कि जो r हमारे पास है ना, यहाँ पर 2 बार है तो दोनों बार हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो चाप की लंबाई हमारे पास कितना आ गया, 396/175 प्लस कर लेंगे। हमारे पास जो r का मान है हमारे पास 3.6 है, तो हम लोग 2 गुणे 3.6 रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों गुणा करेंगे 7.2 आ जाएगा, पॉइंट को हटा लेंगे, नीचे 10 आ जाएगा। इसको जैसे हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और भी आगे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 72/10 आ गया हुआ है, तो यहाँ पर घटा दे तो आपको शायद समझ में नहीं आता, तो इसके चलते सेपरेट मैंने कर दिया हुआ यहाँ पर। तो 36 दूनी का 72, 5 दूनी का 10, तो 396/175 प्लस 36/5 हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि लसा निकाल करके, तो हमारे पास लसा दोनों का 175 आ जाएगा। आपको भिन्न प्रकार का जोड़ आपको बनाने आता होगा, तो ऐसे करके सबको जोड़ दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.81/175। ठीक है, तो ये हमारा परिमाप है 36 का आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अब देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² होता है। तो थीटा का मान कितना है, 36 डिग्री है, 36/360 हो जाएगा। गुणे पाई का मान हमने रख दिया यहाँ पर, पॉइंट में आंसर आ रहा, तो इसी क्षेत्र में 3.14 रख दिया हुआ। ठीक है, तो 3.14 गुणे और यहाँ पर 3.6 गुणे 3.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, 36 दहिया 360 होता है। यहाँ पर इस सबको गुणा करेंगे, हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ये हमारे पास है 4.06944। ठीक है, देखिए ये एक अंक बाद पॉइंट है, इसमें एक अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, तो एक अंक 2 अंक, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास नीचे है 0, तो 5 अंक बाद पॉइंट लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 अंक बाद मैंने पॉइंट लगा दिया गुणा करके। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आंसर इतना नहीं आ रहा, तो हमने थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास इतना तक, यानी कि पॉइंट के 2 अंक तक आंसर आ रहा। तो जो बाद में 9 है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो 9 है अगर 5 से बड़ा रहता है, आगे का जो संख्या है, जैसे हमको 2 अंक तक निकालना है, तो आगे का जो संख्या है ना वो 9 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, यानी कि 6 को उसमें 7 कर देंगे, तो 4.07 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।